सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष ठाकुर और आज हम क्लास 10th जोग्राफ़ी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर का जो है आज हम 4th लेक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं। सो फार हमने क्या पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, हाउ डज इज लीड टू डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज के क्वालिफिकेशन हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिसोर्सेज जो हैं उनके इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से क्या प्रॉब्लम्स आए वो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे जो है एट इंटरनेशनल लेवल जो है वो फर्स्ट अर्थ समिट जो है वो अकर हुआ था एट रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील इन 1992, ठीक है। जिसमें कि जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है उन चीज़ों के लिए जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड डिक्लेरेशन साइन किया गया था और साथ ही साथ जो है एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। फिर हमने एजेंडा 21 के बारे में जो है वो भी पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, कि किस तरीके से जो है वो म्यूचुअल नीड्स, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ग्लोबल कोऑपरेशन, कॉमन नीड्स, ठीक है, इन चीज़ों को जो है इनके बेसिस पे जो है हम पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज या डिजीज़ से लड़ सकते हैं ग्लोबली, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में जो वो पढ़ा था कि कैसे कंजर्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन हो चुका है। तो नेचुरली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस टू कंजर्व द रिसोर्स। और इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने लैंड एज रिसोर्स जो है वो पढ़ा था कि लैंड जो है वो लैंड के डिफरेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स जैसे जो है प्लेन, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, ये अपने कंट्री के अंदर पाए जाते हैं विद वेरिएड प्रोपोर्शंस, ठीक है। और इन जो कि डिफरेंट जो है ये रिलीफ्स, ठीक है, उनके अपने अपने जो है वो एस्पेक्ट्स हैं कि इंडिया में वो डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमने लैंड यूटिलाइजेशन की, लैंड को हम 5 इंपॉर्टेंट तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ एक पाई चार्ट जिसमें कि हम लैंड यूज़ पैटर्न जो इंडिया में हो रहा है इसमें हम एक कॉम्परेटिव जो है वो पाई चार्ट पढ़ा था 1960, 61 और 2014, 15 के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा इसका जो है हम इस चीज़ को जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरी के रूप में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है ये जो है वो फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन दैट इज़ कॉल्ड टोपोग्राफी। फिर क्लाइमेट उस एरिया की कैसी है, कौन से सॉइल वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैज़ डिफरेंट फर्टिलिटी, ठीक है। हम सॉइल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में जिसमें हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि लैंड यूज पैटर्न इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर हैं जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। अगर ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो नेचुरली हम जो है वो वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम करेंगे, ठीक है। एंड सेटलमेंट जो है, ह्यूमन सेटलमेंट, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा सेटअप करेंगे। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कि किसी जो है लैंड को जो है वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी एक्टिव है, ठीक है, किस लेवल की टेक्नोलॉजी है वो। और साथ ही साथ हमारा कल्चर या ट्रेडिशन जो है वो किसी पार्टिकुलर थिंग को जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए हमें परमिशन दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, ये दोनों जो है वो लैंड यूज़ पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे कि टोटल जोग्राफिकल एरिया जो अपने कंट्री का है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th ओनली इन जोग्राफी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो अपने पास लैंड यूज डाटा है, यानी कि वो डाटा जिससे हमें पता चले कि कितने लैंड जो हैं उनका यूज़ हो रहा है, तो हम देखते हैं कि नॉट 100% बट ओनली 93, ठीक है, % ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इसका लैंड यूज डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि किस पर्पज़ से जो है ये लैंड जो है वो यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर हम लैंड यूज़ देखें तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है एक्सेप्ट असम, ठीक है, वहाँ पे जो है अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, ठीक है, असम को छोड़ के। क्योंकि जो अदर स्टेट्स हैं नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी है, ठीक है, कहीं पे लैंड है, कहीं पे अचानक खाई है, ठीक है, हाई वास्ट लैंड, लो लेवल लैंड, ठीक है। तो एक टोपोग्राफी जो है एक्सेप्ट असम इन स्टेट्स की बहुत ही जो है वो क्या है, अनड्यूलेटिंग है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है इट इज़ नॉट ईजी टू गेट आफ्टर द लैंड यूज डेटा, ठीक है, बट वी आर स्टिल इन ए प्रोग्रेस आवर गवर्नमेंट, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ नॉट सो ईजी, ठीक है। इसीलिए ये अभी तक
अपने पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से जो है कुछ एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के, जिसको कि पाकिस्तान यानी कि POK जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर COK, ठीक है, अक्साई चीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ हैं ये यहाँ भी जो है सर्वे लैंड यूज डेटा का नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। सो इंडियन जो है वहाँ पे जो है वो किसी भी तरीके का कोई जो है गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं, सर्वेइंग मैपिंग, दीज आर ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, तो उसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे देखें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो परमानेंट पैस्चर है, ठीक है, अनग्रेजिंग लैंड, वो अभी डिक्रीज हो रहा है, जो हमने पाई चार्ट में प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, उस पर जो है बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट आया है, ठीक है। और ज़्यादातर जो अदर देन करेंट फैलो जो लैंड है, जो हमने फैलो लैंड पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जिसमें 2 पार्ट हमने पढ़ा था, करेंट फैलो एंड अदर देन करेंट फैलो। तो जो अदर देन करेंट फैलो हैं, ठीक है, या तो वो पुअर क्वालिटी के हैं या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उन लैंड्स के जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए जो है उन लैंड्स को जो है वो क्या होता है, ट्वाइस या वंस जो है एवरी 2 to 3 ईयर में उनका कल्टीवेशन होता है, ठीक है। क्योंकि अदर देन करेंट फैलो में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे लैंड जो अनकल्टिवेटेड है फ्रॉम पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 से 5 ईयर के बीच में उसमें एग्रीकल्चर होता है। तो इसीलिए जो अदर देन करेंट फैलो लैंड है उसको मोस्टली हम अपने कंट्री के अंदर जो है वो 1 बार या 2 बार जो है 2 to 3 ईयर्स में हम 1 बार कल्टीवेशन करते हैं। और जिस वक्त कल्टीवेशन करते हैं उस वक्त वो NSA यानी कि नेट शोन एरिया का जो है वो पार्ट उस वक्त बन जाता है, ठीक है, क्योंकि जिस एरिया में कल्टीवेशन करते हैं हम वही नेट शोन एरिया होता है। तो अगर जो है हम उन एरियाज़ को जहाँ पे कि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं जो अदर देन करेंट फैलो लैंड है, उसको हम अगर करेंट नेट शोन एरिया में ऐड करते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया है वो हो जाता है 54%, ठीक है। 54% किस चीज़ का, ऑफ टोटल रिपोर्टेड एरिया, ठीक है, यानी कि जितना जो है अपना एरिया है, ठीक है, ओवरऑल जो अपना एरिया है, ठीक है, उसका जो है 54% जो है वो क्या होता है, वो अपना जो है वो नेट शोन एरिया जो है वो अपने जो है वो देखने के लिए अपने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया है ये पूरी कंट्री का 54% है, ये स्टेट टू स्टेट जो है ये वैरी करता है। जैसे अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है उसका 80% जो है वो नेट शोन एरिया है, क्योंकि दीज स्टेट्स आर सच स्टेट्स जहाँ पे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से दीज स्टेट्स आर प्रॉस्पेरस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेटेड एरिया जो है यानी कि नेट स्टोन एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन होता है वो ओवर 80% है। लेकिन वही अगर इन स्टेट्स की हम बात करें लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड एज वेल एज द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पे लेस देन 10% जो है वो क्या है, वो नेट शोन एरिया जो है वो पाया जाता है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द कंडीशन विच इज देयर। सो पैटर्न जो है नेट शोन एरिया का दैट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेट टू स्टेट जो है वो हमेशा वेरी करता रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया मीन्स एरिया विच लाइज अंडर द फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसा एरिया जो जिसको हमने नेचुरल वेजिटेशन से कवर करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट एरिया जो अपने कंट्री का है वो फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो 1952 में जो है इसका जो है ये पॉलिसी बनाई गई थी और इसके अकॉर्डिंगली पूरे कंट्री में नेचुरल वेजिटेशन यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे कि हमें सिर्फ ग्रीनरी यानी कि फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो होना चाहिए 33% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, बट करेंटली इट इज़ नियरली अबाउट 24-25% के आसपास ही है, ठीक है। सो विच इज़ फार बिलो 33%, ठीक है। तो नेचुरली जो है वो क्या है कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, कि अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना दैट इज़ ओनली ड्यू टू ग्रीनरी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कम है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी लाइवलीहुड जो है वो इन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है, ठीक है। अब ए पार्ट ऑफ लैंड जिसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट लैंड जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि रॉक्स होते हैं,
ठीक है। एरिड या डेजर्ट रीजन होते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल यूजर, जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट्स है, रोड्स रेलवेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिफरेंट पर्पज से हम लैंड को यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ लैंड होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम करते आते हैं क्योंकि इन ऑर्डर टू मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन हमें ये चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। और हम लैंड कंजर्वेशन का अप्रोप्रिएट मेजर्स भी नहीं लेते कि कैसे लैंड को कंजर्व करें, कैसे जो है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं, ठीक है, या लैंड रिक्वायरमेंट यूज़ को जो है मैनेज करें। इससे क्या हुआ है, इट रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड का डिग्रेडेशन जो है वो हो चुका है, यानी कि जो लैंड है वो क्या हो चुका है, उबड़ खाबड़ हो चुका है। सम लैंड हैज़ बिकम बैरन, सम हैज़ बिकम वेस्ट लैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है और इससे क्या होता है, सोसाइटी और इन्वायरमेंट को बहुत ही गंभीर परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते हैं, मीन्स सीरियस रिपरकशंस, ठीक है। क्योंकि अगर लैंड इफेक्टिव नहीं रहेगा तो नेचुरली जो है हम क्या होंगे, वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल नहीं होंगे, ठीक है। हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे अगर लैंड सही नहीं रहेगा, तो हम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, हम जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। सो लैंड मस्ट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मीट आवर नीड्स, बट देयर मस्ट बी अ परफेक्ट मेजर इन ऑर्डर टू यूज लैंड एंड एज वेल एज कंजर्व द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन किस रीजन से और कंजर्वेटिव मेथड्स उसके क्या हैं कि कैसे हम लैंड को बचा सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है। अगर हम अपने कंट्री में देखें, ठीक है, तो हम नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल थ्रू द वर्ल्ड हमने जो है ये लैंड जो है वो शेयर किया है किससे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो सक्सेसर्स हैं यानी कि फ्यूचर जनरेशन, उनके साथ ही हम ये लैंड शेयर करेंगे, ठीक है। और अबाउट 95% जो है, जो अपना बेसिक नीड्स है, चाहे वो फूड से रिलेटेड, चाहे वो घर से शेल्टर से रिलेटेड या क्लॉथ कपड़े से रिलेटेड, वो हमें लैंड से ही आते हैं। मोर और लेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, उन्होंने न सिर्फ लैंड को डिग्रेड किया है बट दे हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्स। जो नेचुरल फोर्स है उनके पेस को इन्होंने और ज़्यादा बढ़ावा दिया है जिससे कि लैंड जो है वो डैमेज हो सके, ठीक है। करंट में जो है अगर हम देखें तो अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा लैंड जो है वो डिग्रेडेड, यानी कि इनका लैंड जो है ये डिग्रेड हो चुके हैं, लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर जो है जंगल को जो है वो साफ़ करते जाएंगे तो नेचुरली जो है इससे लैंड डिग्रेड होगा, क्योंकि हम जो है पेड़ पौधों को काटेंगे, घासों को काटेंगे तो जो उनके रूट्स जो है वो भी क्या होंगे, अपरूटेड होंगे, ठीक है। तो नेचुरली जो है उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम एनिमल को ग्रेज करवाते हैं जिसकी वजह से भी जो है वो क्या होता है, हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड होता है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ से, माइनिंग क्वेरिंग से, इससे भी जो है वो लैंड डिग्रेड होता है क्योंकि ये जो है लैंड को पूरी तरीके से जो है वो क्या कर देता है, वो बर्बाद कर देता है। सो दीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टुवार्ड्स द लैंड डिग्रेडेशन। अब हम स्टेट वाइज देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से जो है क्या कॉज हैं लैंड डिग्रेडेशन के। देन वी विल गो टू कंजर्वेशन मेथड्स। सबसे पहले जो है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। एज यू नो, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है, जनरली अंडरग्राउंड होती है, और जब वो काम जो है ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक्सकैवेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। नेचुरली क्या हो जाता है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन जो है डीप स्कार्स हो जाता है, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग हमें देखने को मिलता है, उबड़ खाबड़ ज़मीन, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कहीं पे जो है वो सही ज़मीन जो है वो एक लेवल में चल रही है, कहीं पे अचानक से उठी हुई ज़मीन है, ठीक है, या नीचे जो है गड्ढे की टाइप की ज़मीन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और नेचुरली वहाँ पे जो है लैंड परफेक्टली नहीं हो सकता, लैंड टोटली डिग्रेड होगा, ठीक है। और अगर हम देखें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, इसकी वजह से जो है सीवियर लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इन स्टेट्स में क्या होता है
इन स्टेट्स में माइनिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि झारखंड या छत्तीसगढ़ में जो है या उड़ीसा में जो है कोल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरली जो है यहाँ पे माइनिंग जो है वो अंडर जो कोयले की खदानें होती है वहाँ पे जो है वो दोज आर अंडर द लैंड, सो दीज लेड टू सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, पूरा ब्लैक रीजन हो जाता है और लैंड जो है वो बिल्कुल डिग्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग इन स्टेट्स में, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। अब हम अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, एज दीज आर एग्रीकल्चरली मोर प्रॉस्पेरस एरियाज। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ओवर इरिगेशन जो है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो वेजिटेबल्स जो है वहाँ पे यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, राइस या वीट, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं नेचुरली। उनको जो है ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड वाटर उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उनको टाइम टू टाइम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ओवर इरिगेशन होता है और उससे जो है लैंड डिग्रेड होता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है पानी जमा होने की समस्या उत्पन्न होती है और इससे सॉइल जो है वो क्या होता है सेलाइन एंड अल्कलाइन यानी कि एसिडिक एंड बेसिक, ये जो है वो सॉइल होता है। नेचुरली जो है वो लैंड जो है वो डिग्रेड होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड होते हैं। अब आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में जो है ओवर ग्रेजिंग जो है ये एक मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक है, एज यू नो, तो क्लास 9th में तुमने हिस्ट्री में पढ़ा था पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में। ठीक है, सो दीज पेस्टोरल कम्युनिटीज़ मोस्टली मालधारीज जो हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं, रायकाज राजस्थान में पाए जाते हैं, एमपीज़ बंजाराज महाराष्ट्र के अंदर भी बंजाराज, गोलाज, कुरुमाज, कुरुवाज, ये यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th अबाउट दीज पेस्टोरल कम्युनिटीज़। इनके पास फ्लॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल्स के। ठीक है, चाहे कैमल्स, चाहे गोट्स, ठीक है, चाहे कैटल्स, ठीक है, बफेलोज, ठीक है, ये सब होते हैं। नेचुरली ये क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह सीजनल मूवमेंट करते रहते हैं और ये जो है जो लैंड्स अवेलेबल होते हैं इन स्टेट्स में वहाँ पे जो है एनिमल्स को ये ग्रेज कराते हैं। और साथ ही साथ अगर हम, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला था कि अगर हमें मिल्क, मीट, एग, ये सारी चीज़ें अगर चाहिए या इवन क्लोथ्स चाहिए तो हमें जो है एनिमल पर डिपेंडेंट रहना है। एनिमल को जो है सर्वाइव करने के लिए ग्रेजिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एज एन द पॉपुलेशन एनिमल इज ऑल्सो वेरी हाई, दैट्स वाई इफ़ ईच ऑफ द एनिमल्स विल गेट अप्रोप्रिएट फूड इफ़ दे वांट, देन देयर इज़ ओवर ग्रेजिंग। सो इन स्टेट्स के अंदर जो है ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है लैंड डिग्रेड होते हैं। इसके साथ साथ जो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि लाइमस्टोन जिसको घिसते हैं हम सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और कैल्साइट और सोप स्टोन होता है जो कि सिरेमिक इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इनकी ग्रिंडिंग होती है। ठीक है, और ग्रिंडिंग से जो है वो क्या होता है कि डस्ट जो है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जो धूल जो है वो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट जो है वो फैलने लगता है। ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ऑब्वियसली ये ऊपर आता है और फाइनली जो है फिर वो नीचे की तरफ जो है वो जाकर ज़मीन पर सेटल हो जाता है। और जब ज़मीन पर ये सेटल हो जाता है, व्हेन इट सेटल ऑन द लैंड, ये क्या करता है, जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, इनटू द सॉइल, वाटर और एयर हमेशा सॉइल में फिल्टर होते रहते हैं, तो वाटर का इनफिल्ट्रेशन जो है सॉइल में उसको ये डिस्टर्ब करता है, इट रिटार्ड्स दैट प्रोसेस। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये डस्ट जो है, वाटर का इनफिल्ट्रेशन सॉइल में नहीं होने देता है, नेचुरली जो है सॉइल जो है वो ख़राब होने लगता है और लैंड स्टार्टेड टू बी डिग्रेडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनकी वजह से भी जो है वो लैंड डिग्रेड होता है। ठीक है, और रिसेंटली हम एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एज वेस्ट्स हैं वो भी एक मेजर सोर्स है लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। क्या होता है, जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो उनके जो है बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो नहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, या गंदगी जो होती है उसको वो डिस्चार्ज कर देते हैं ओपन में। ठीक है, इससे क्या होता है, जहाँ पे वो डिस्चार्ज के नेचुरली वो एसिडिक और बेसिक होते हैं तो वो लैंड को डिग्रेड करते हैं। अगर किसी रिवर या मैं किसी नाले के थ्रू किसी रिवर में इसको जो है डिस्चार्ज किया तो नेचुरली जो है वो रिवर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल रिवर यमुना, ठीक है, जो कि दिल्ली के अंदर जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम
इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन द ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली, ठीक है। तो लैंड और वाटर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर जो है वो पॉल्यूट होते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेट्स वेयर डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द लैंड डिग्रेडेशन। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक प्रिवेंटिव मेथड। लैंड तो डिग्रेड हो रहे हैं लेकिन हम उसको डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेथड। तो सबसे पहले एफोरेस्टेशन, टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री। जितना ज़्यादा हम ट्री जो है उसको प्लांट करेंगे उतना ही जो है वो क्या होगा, लैंड डिग्रेड होने से बचेगा। इवन एटमॉस्फेरिक जो है वो क्या होगा, ग्रीनरी जो है वो फैलेगी और ओजोन लेयर भी डिप्लीट होने से बचेगा। सो एफोरेस्टेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। जो ग्रेजिंग लैंड है हम अब एनिमल्स को जो है ग्रेज करने से रोक नहीं सकते, अदरवाइज व्हाट हाउ कैन दे सर्वाइव, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, ठीक है। लेकिन हम कुछ लैंड को जो है वो फिक्स कर दें, ठीक है, कि यहीं पे सिर्फ एनिमल्स ग्रेज करेंगे इन्हीं लैंड्स पे, ठीक है। दैट वुड बी इन डिफरेंट रीजन्स में हम कुछ लैंड को रिजर्व कर दें कि दीज वुड बी यूज्ड फॉर एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एंड कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। जब भी हम लैंड को रेगुलेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ओवर ग्रेजिंग जो है उस पर भी एक प्रॉपर कंट्रोल आएगा, ठीक है। ये जो है कुछ हद तक नॉट 100% बट दिस कैन हेल्प अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज़ जो है हम सॉइल एज ए रिसोर्स जो चैप्टर है, जो टॉपिक है आगे, ठीक है, ये आगे जो आने वाला है इसमें सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड, जैसे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड है वैसे ही सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड है आएगा। उसमें हम जो है ये पढ़ेंगे कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ठीक है। लैंड इज मेड अप ऑफ सॉइल, सो मोर और लेस सेम फैक्टर्स हैं, ठीक है। शेल्टर बेल्ट जो है मैं डायग्राम के साथ इसको बताऊंगा कि व्हाट आर शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अभी के लिए इतना सिर्फ समझ लो कि ये जो है शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट को प्लांट करने से हम जो है लैंड डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अगर सॉइल इरोड नहीं होगा तो लैंड भी डिग्रेड नहीं होगा, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है। ये भी तुम्हारा सॉइल एज रिसोर्स जो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड में ये भी आएगा, ठीक है, कि जो सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो इरोड जो होते हैं। तो हम अगर वहाँ पे थॉर्नी बुशेस जो हैं उनके चारों जो है तरफ से जो है अगर हम स्टेबलाइज कर दें, ठीक है, तो फिर जो है हम उनको उस लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है, जो वेस्ट लैंड है, जिस लैंड को जो लैंड बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, या फिर रॉकी या एरिड लैंड है, उनके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ न कुछ प्लान बनाए जिसके थ्रू उनका जो है यूटिलाइजेशन किया जा सके। ऐसा नहीं कि बर्बाद बेकार में पड़ा हुआ है, कोई उसको यूज़ भी नहीं कर रहा है, कहने के लिए वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी प्लान गवर्नमेंट के माइंड में नहीं है। सो दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन, ठीक है। कोई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉर्मुलेट करे और उसको अप्लाई करे, ठीक है। इसके बाद जो है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग पे जितना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके, दो इट जनरेट्स इकोनॉमी फॉर द कंट्री, सो इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट येस इट कैन बी कंट्रोल्ड अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। एक प्रॉपर रेगुलेशन जो है, रेगुलेटरी जो है वो बनाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस की माइनिंग के लिए जो है फिक्स्ड टाइम, ठीक है, फिक्स्ड एरिया वो डिटरमाइन होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ कहीं भी जो है मिनरल्स अवेलेबल हैं तो हम जो है वहाँ पे जो है उसको माइन करना स्टार्ट कर दिया, विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू माइनिंग विच दोज मिनरल्स, तो हमने माइनिंग कर दी तो नहीं, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट्स हैं, ठीक है, इसको जो है आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको प्रॉपरली डिस्चार्ज एंड डिस्पोज करना चाहिए। ट्रीटमेंट यहाँ पे मतलब है कि एक्चुअली जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं दे आर हॉट, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली जो है कूल करके ऐसी जगह उनके लिए बनाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सिर्फ जो है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं इन्हीं को यहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है, और प्रॉपरली डिस्चार्ज किया जाएगा। उसको ओपनली किसी रिवर में जो है वो नहीं जो है ओपन किया जाएगा या किसी पॉन्ड में नहीं उसको ओपन किया जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाना चाहिए। सो दीज कैन बी सम ऑफ द
methods through which we can prevent land from degradation. Okay, now next topic ये था लैंड एज ए रिसोर्स. अब आते हैं हम सॉइल एज ए रिसोर्स कि सॉइल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, एज यू नो इट इज़ ए रिन्यूएबल क्योंकि सॉइल रिन्यू होता रहता है. ठीक है, ये जो है प्लांट जो ग्रो करता है उसका एक मीडियम है. ठीक है, साथ ही डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं वो जो है डिफरेंट जो है वो क्या करते हैं कि सॉइल जो है वो क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है क्योंकि विदाउट लैंड एंड विदाउट सॉइल, ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, इसके साथ साथ अब सॉइल की जो फॉर्मेशन है, अब सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है कुछ सेंटीमीटर जो है सॉइल इन डेप्थ के तैयार होने में. ठीक है, अब जो रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, अब ये सॉइल प्रोफाइल हम जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे. तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर दीज पेरेंट और बेड रॉक. अभी के लिए इतना समझ लो कि द बॉटम मोस्ट लेयर, ठीक है, उसको पेरेंट रॉक या बेड रॉक कहा जाता है. ठीक है, ये जिस टाइप के क्लाइमेट है या जिस टाइप का वेजिटेशन है, ठीक है, सॉइल भी उसी टाइप का हमें देखने को मिलेगा. यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, कि ऐसे रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे कि प्लेन्स मोस्टली जो हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. इवन जो है प्लेट्यू रीजन में भी हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. तो जिस टाइप का वेजिटेशन होता है उसी टाइप का वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं. जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं या फिर एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स. ठीक है, इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज वेल एज द टाइम इंडल्ज्ड इन, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन. इसके साथ साथ कुछ नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे कि टेम्परेचर चेंज, इसकी वजह से भी सॉइल जो है वो चेंज होता है. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कुछ सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल में सर्वाइव करते हैं, इफेक्टिवली वर्क करते हैं. कुछ सॉइल जो है वो उनको लो टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर. ठीक है, वाटर जो है वो क्या करता है, सॉइल को इरोड करने में इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है. सो एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, एक्शन ऑफ विंड, ठीक है, इवन ग्लेशियर्स. ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं सॉइल के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं. ठीक है, और सॉइल जो है वो बेसिकली वो क्या होता है कि जो केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेज हैं, ठीक है, जो कि सॉइल में हमेशा होते रहते हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जैसे ऑर्गेनिक जो है, जो कि ह्यूमस, ठीक है, हम बोलते हैं. ठीक है, ये ऑर्गेनिक हो गया मटेरियल, और इसके साथ साथ डिफरेंट अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो भी सॉइल में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया सॉइल के फैक्टर्स. ठीक है, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, कि कितने टाइप ऑफ सॉइल जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, इसके बारे में जो है एक थोड़ा सा जो है ब्रीफ पढ़ेंगे ऑफ ऑल द soils which are found in India. Then we will move to soil erosion and soil conservation methods. ठीक है, so up to here किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आया हो या किसी को कोई भी डाउट हो तो you are free to ask in the comment section. ठीक है, within 24 to 48 hours आपके जो भी questions आएंगे या कोई भी डाउट आएगा in the comment section, I am bound to answer that. ठीक है, so till then everyone go through the book, revise it properly. ठीक है, revise my notes. ठीक है, and ask questions whenever you feel so. ठीक है, till then everyone, bye bye, have a nice day and thank you very much.